देखो भाई, अब तक हमारे चैप्टर सेकंड तक कंप्लीट हो गया है ना। एक था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर था हमारा जिसका नाम था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये था हमारा सेकंड चैप्टर है ना। देखो, क्लास 12 फिजिक्स के अंदर हमारी यूनिट फर्स्ट, कई सारी यूनिट हैं, इनमें से पहली यूनिट थी और पहली यूनिट का नाम था स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी है ना। इस स्थिर विद्युतिकी को बोलते थे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखो, नाम से ही पता चल रहा है स्थिर विद्युतिकी। विद्युत मतलब आवेश, स्थिर मतलब जो गति नहीं कर रहा है ना, मतलब जो अपनी जगह पे फिक्स है, जो इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है, गति नहीं कर रहा है ना, उसको हम क्या कहते थे? स्थिर विद्युतिकी कहते थे, है ना। तो हमने स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर हमने यही पढ़ा, किसके बारे में? स्थिर आवेशों के बारे में, है ना। आवेश गति तो नहीं कर रहा था ना, आवेश एक जगह फिक्स रहता था, है ना। नाम से ही पता चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने? विद्युत आवेश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, है ना। विद्युत आवेश क्या होता है ना, आवेश क्या होता है बताओ? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आना या जाना, ये कहलाता था हमारा क्या? विद्युत आवेश। आवेश दो तरीके के थे, धन आवेश, ऋण आवेश, है ना। वो सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ रखी है ना। इसी तरह से दूसरा चैप्टर क्या था? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हमने क्या पढ़ा? विभव के बारे में पढ़ा। विभव क्या होता था? आवेश का जो प्रवाह है वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है ना। मतलब आवेश ज़्यादा से कम की तरफ प्रवाहित होता है, इसको हम विभव कहते थे। इसका फॉर्मूला होता था V बराबर Q/C, है ना। V क्या है? विभव, विभवांतर भी बोल सकते हैं। Q क्या है? हमारा आवेश, और C क्या है? हमारी धारिता, है ना। ये इसका फॉर्मूला था, है ना। एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, धारिता। धारिता किसको कहते हैं? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के अंदर हम कितनी दूसरी वस्तु को स्टोर करके रख सकते हैं, इकट्ठी करके रख सकते हैं ना, वो थी हमारी धारिता। जैसे मान लो कोई बैटरी है 150 एम्पियर की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना करंट इकट्ठा कर सकते हैं? 150 एम्पियर ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो वो होती है हमारी क्या? धारिता। कितनी होगी उसकी? 150 एम्पियर होगी। जैसे कोई बाल्टी है मान लो 10 लीटर की, तो उसमें 11 लीटर पानी थोड़ी डाल देंगे, है ना। तो वो क्या है? हमारी धारिता। कितनी है? 10 लीटर है ना। तो किसी भी वस्तु के अंदर जितनी मैक्सिमम वस्तु को हम स्टोर करके रख सकते हैं, इकट्ठी करके रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। आइए बात समझ आए। ये हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था। अब ये यूनिट नंबर फर्स्ट थी हमारी, जिसमें दो चैप्टर थे। अब पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है चालन विद्युतिकी। यूनिट का नाम है चालन विद्युतिकी। विद्युतिकी मतलब वही आवेश, चालन मतलब गति कर रहा है, चल रहा है ना। तो जब हमारा आवेश चलना शुरू कर देता है, गति अवस्था में आ जाता है ना, उस यूनिट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इस पूरी यूनिट का नाम है चालन विद्युतिकी, है ना। चालन विद्युतिकी में अच्छा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, है ना। इलेक्ट्रॉन नाम सुना है ना। ये देखो, कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ किसको कहते हैं? ये कोई देखो, फिजिक्स बिल्कुल भी हार्ड चीज़ नहीं है, लगता है हार्ड है ना। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत आसान है ना। पदार्थ किसको कहते हैं? कुछ को तो देख के डर लगता होगा, है ना, पता नहीं क्या होता है पदार्थ, है ना। कुछ नहीं होता, ऐसी वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान है, कुछ भी हो चाहे, उसको पदार्थ कहते हैं, है ना। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे इंसान हो, चाहे किताब हो, चाहे बैग हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो जिसके अंदर द्रव्यमान है, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ किससे? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। पढ़ा 9th क्लास में, अणु किससे? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणु किससे मिलकर बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर
कोई चार्ज नहीं होता। मैंने बताया था शायद, लेकिन एक और बात है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की जो संख्या होती है वो इक्वल रहती है। जितने प्लस होंगे न्यूट्रॉन के अंदर उतने ही माइनस होंगे, इसलिए प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है ना। और हम कह देते हैं क्या कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, बस क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस वाला, प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस वाला। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा ज़ीरो, और इसको कहते हैं हम उदासीन अवस्था, है ना। अब बताओ, है ना, ये जो परमाणु हैं, है ना, परमाणु के आप सबसे पहले, है ना, जो पदार्थ है ना, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। सन 1700 ईस्वी से पहले ये माना जाता था, 17वीं शताब्दी से पहले, ये आप ये कह दो 1700 ईस्वी से पहले, है ना, ये माना जाता था कि जो परमाणु पदार्थ है, पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई है, ये इसके सबसे छोटा जो हिस्सा है वो कौन है, परमाणु है। परमाणु को और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इसके बाद, है ना, परमाणु को भी क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके अंदर से 3 कण निकले। एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, दूसरे का प्रोटॉन और तीसरे का न्यूट्रॉन, है ना। क्या बताओ, इनको भी आपस में तोड़ा जा सकता है कुछ आगे, है ना, तोड़ा जा सकता है ना। इलेक्ट्रॉन होता है, नाम पहले सुना होगा शायद, है ना। इलेक्ट्रॉन नाम का ये जो कण होता है, एक दूसरा कण होता है जिसका नाम होता है ग्लून्स, इसका नाम होता है ग्लून्स। इलेक्ट्रॉन ग्लून्स नामक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन किससे, एक कण होता है और छोटा सा जिसका नाम होता है क्वार्क। बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। क्वार्क, है ना, क्वार्क क्या होता है ना, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन छोटे छोटे किससे, जो हमारे कण होते हैं जिसका नाम होता है क्वार्क, इससे मिलकर बनता है ना। अब से पहले तो नहीं पता था ना, है ना। अब तो ये बात समझ आई, द्रव्यमान जिसके अंदर होगा उसको पदार्थ कहेंगे, पदार्थ अणुओं से मिलकर बनेगा, अणु परमाणु से मिलकर बनेंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनेंगे। इलेक्ट्रॉन किससे, ग्लून्स से बनेगा, और प्रोटॉन किससे, क्वार्क से मिलकर बनेगा, है ना। इसी तरीके से, है ना, चालन विद्युत की, है ना, चालन के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, देखो हम पढ़ रहे थे चालन विद्युत की, है ना। चालन विद्युत की के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विद्युत की मतलब करंट के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना, धारा के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। लेकिन चालन मतलब वो गति अवस्था में होगा, है ना। अब बताओ, क्या कोई भी जो वायर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, क्या वो गति, इलेक्ट्रॉन सॉरी, है ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या गति अवस्था में रहते हैं या स्थिर अवस्था में रहते हैं। मान लो जैसे ये वायर है, सिंपल है, ये रहा, देखो आज तो वायर भी है हमारे पास, है ना, ये कोई वायर है मान लो, है ना, तो इसके अंदर करंट तो आता ही है ना। अब हम ये कह रहे हैं क्या, इसके अंदर अगर मैं इसको टच करूं तो क्या करंट लग जाएगा, क्यों, नहीं, तार तो है इसमें, है ना, करंट नहीं है इसमें, है ना। तो करंट इसमें क्यों नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है, क्यों, क्योंकि अगर इसमें वजन है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे, है ना। लेकिन कैसे हैं, स्थिर अवस्था में है ना, कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, है ना। स्थिर अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस बात का क्या मतलब है, देखो, है ना, ये इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो कि स्थिर अवस्था में है, लेकिन, है ना, लेकिन, है ना, यहाँ पे, है ना, जब तक हम इसको वोल्टेज से कनेक्ट नहीं करेंगे, है ना, मतलब हम इसको बिजली से नहीं जोड़ेंगे, है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होंगे, है ना। जब हम इसको बिजली से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मान लो हमने इसको इधर से कनेक्ट कर दिया बिजली में, है ना, तो इधर से कनेक्ट करते ही क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ भागेंगे, सारे के सारे एक ही तरफ भागेंगे, और हमारा जो करंट है वो बहना शुरू हो जाएगा। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, क्या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सच में स्थिर अवस्था में है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, बताओ, क्या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सच में बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, नहीं,
है ना, बिल्कुल स्थिर अवस्था में नहीं है, इधर उधर थोड़ा थोड़ा कंपन कर रहे हैं, कोई इधर चल रहा है, 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 जैसे मेले में लोग घूमते हैं, है ना। अब बताओ, है ना, जैसे अगर कोई, है ना, एक इधर चल रहा है, दूसरा इधर चल रहा है, तो क्या होगा, प्रभाव ही खत्म हो गया, है ना। भाई करंट कब बहेगा, जब सारे के सारे इधर चल रहे हों या सारे के सारे इधर चल रहे हों, है ना, एक डायरेक्शन में होने चाहिए, तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा। अब एक इधर गया, एक इधर हो गया, करंट ज़ीरो, एक इधर गया, एक इधर गया, करंट ज़ीरो, एक इधर गया, एक इधर गया, है ना, करंट ज़ीरो। ऐसा भी हो सकता है दो इधर गए हों तो दो इधर भी गए होंगे, मतलब, है ना। तो नेट करंट जो निकलता है, टोटल करंट बाद में सबको काट फाट के कितना आता है, ज़ीरो, है ना। तो है ना, ये वाली चीज़ है ना, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बस चालन विद्युतिकी के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं चालक में, है ना, किस प्रकार से धारा बहती है। अब देखो, है ना, सबसे पहला टॉपिक है हमारा जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, है ना, अभी भी पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर कितना, Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी, है ना। अगर क्या होता है हमारा आवेश, टी होता है हमारा समय, आई होती है हमारी धारा, तो इसका फॉर्मूला है आवेश बटे समय, है ना। इसको हमने अभी इसकी परिभाषा लिखी थी क्या, कि आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं ना। आवेश प्रवाह मतलब देखो, आवेश ऊपर है, नीचे दर कहा था अभी, है ना। दर का मतलब होता है किसी के भी साथ अगर दर लगा हो तो इसका मतलब है अपोन में टाइम आएगा जी, है ना। तो आवेश प्रवाह की दर, इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, करंट का मात्रक, धारा का मात्रक बताओ, पता है किसी को, एम्पियर होता है ना, एम्पियर। अगर इसकी हमें विमा निकालनी हो, है ना, या इसका MKS मात्रक निकालना, कौन सा, MKS मात्रक, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में अगर इसका मात्रक निकालना, ये है SI मात्रक। SI मात्रक इसको कहते हैं जो इंटरनेशनल मात्रक होता है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो यहाँ पे, है ना, MKS मात्रक निकालेंगे, इसका देखो बहुत आसान है ना, Q, है ना, आवेश का जो मात्रक है ना, अब इसका मात्रक कुछ और होगा ही नहीं शायद, आई बराबर Q अपॉन टी, आई इंटू टी, सेम ही रहेगा भाई, है ना। MKS मात्रक तो उसका ही नहीं, एम्पियर ही रहेगा ना। अगर इसकी विमा निकालनी हो, क्या निकालनी हो, विमा, विमा निकल जाएगी, देखो, है ना। Q की विमा कितनी होती है, Q का फॉर्मूला कितना है, आई इंटू टी, आई की जगह एम्पियर आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, है ना, ये सेकंड नहीं, इसको सीधा एम्पियर की जगह ए निकल जाएगी विमा, सेकंड की जगह टी निकल जाएगी विमा, ऐसा ही होगा भाई। आई की जगह, आई किसको कहते हैं, एम्पियर को, मतलब धारा को, है ना, तो उसकी जगह विमा आ जाएगी ए। टी क्या होता है हमारा, समय, है ना। समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, टाइम का कैपिटल अक्षर लिख देंगे यहाँ उठा के, टी, ये निकल गए विमा, है ना। तो इसकी जगह ऊपर वाले की विमा कितनी आई, ए इंटू टी, नीचे वाले कितना है, टी मतलब समय, समय की विमा कितनी होगी, टी ही होगी। अब बताइए कितना हो जाएगा, ए टी की पावर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगी, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 होगी, ये हो जाएगी 1 माइनस 1, तो क्या निकल जाएगी, ए जो का तो टी की पावर 0 बचेगी क्या, चाहे तो आप इसको ऐसा ही छोड़ दो, या टी की पावर 0 का आंसर कितना आएगा, कल ही तो बताया था, चाहे किसी की भी पावर 0 आंसर 1 आएगा, है ना। तो टी, इसकी पावर 0 का आंसर क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या बचा, ए, तो एम्पियर की विमा कितनी आ गई, ए आ गई। ऐसे हम इसकी विमा निकाल सकते हैं ना। इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, धारा घनत्व, धारा घनत्व, दूसरा टॉपिक।
देखो धारा घनत्व क्या होता है, घनत्व तो तुम्हें पहले से ही पता है किसको कहते हैं ना, पता है घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। नाम सुना, लग रहा सुना सुना सा। देखो डेंसिटी क्या होती है हमारी, है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, डेंसिटी मतलब होती है एक तरह से सिंपल बात भाषा में अगर समझे, है ना, सांद्रता। सांद्रता नाम सुना, गाढ़ापन या पतलापन किसी भी चीज़ का, है ना, कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है या कोई चीज़ कितनी पतली है उसको क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, है ना। अगर गाढ़ी ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो वस्तु सांद्र है, अगर वो पतली ज़्यादा है तो हम बोलेंगे उसको क्या है, तनु है। नाम सुना तनु, है ना, तनु इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट, केमिस्ट्री का वर्ड है ना। और ये होती है सांद्रता, है ना, सांद्रता मतलब यह सांद्र, है ना, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, है ना। अब सांद्रता क्या होती है तो पता चल गया, है ना, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी है ना, ये कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पतली है ना। ज़्यादा गाढ़ी होगी तो वस्तु सांद्र कहलाएगी, पतली सी होगी तो वस्तु तनु कहलाएगी, है ना। अब धारा घनत्व क्या होता है ना, अब जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं ना, 1 किलो या 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में अगर हम एक काम करें, लगभग 100 ग्राम चीनी डाल दें, है ना, तो जो शरबत बनेगा नींबू वगैरह डालने के बाद, है ना, वो बताओ मीडियम होगा, ठीक ठाक होगा या अच्छा खासा मीठा होगा, है ना, ठीक ठाक मीठा होगा मतलब, है ना। अब लेकिन अगर हम क्या कर दें, 1 लीटर पानी तो सेम रखें, चीनी चेंज कर दें, 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम कर दिया, है ना, अब थोड़ा हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मीठा लगेगा, है ना, है ना। डायरेक्ट पिलाओगे तो लगेगा बस पानी पी रहे हैं, है ना, और अगर कह के पिलाओगे कि शरबत पिला रही तो पता लगेगा थोड़ा सा अच्छा हाँ डाल रखी है कुछ तो 50 ग्राम डाल लिया ना, और कम हो गई सांद्रता, है ना। अगर हम ऐसे एक काम करें, 2 ग्राम चीनी डाल दें फिर, और रिश्तेदारों को पिला दें शरबत कह के, खासकर लेडीज़ को जो 10 साल में आई हो तुम्हारे घर है ना। तो मतलब, है ना, एक चीज़ पता चल रही क्या क्या कि इसके अंदर विले, एक वर्ड होता है विले, एक चीज़ होती है विलायक, विलायक होता है घोलने वाला, विले होता है घुलने वाला, तो उसके अंदर विले की मात्रा लगातार कम होती जा रही है ना, इसलिए इसकी सांद्रता भी कम होती जा रही है ना। तो इसके अंदर जितनी चीनी है ना, 1 लीटर में चीनी कितनी है उसको घनत्व कहते हैं। 1 लीटर में कितने अणु हैं उसको क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। आई बात समझ या नहीं आई बताओ, है ना। 1 लीटर में कितने अणु हैं या कितना वस्तु घुली हुई है उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व। इसी तरीके से हमारे पास धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है ना, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। आयतन का मतलब 3 चीज़ होती है, 3 चीज़ें होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी, है ना। तो 1 1 1, देखो आयतन का फॉर्मूला है, आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमने कहा एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब यहाँ 1 आना चाहिए, एकांक बोलते हैं 1 को, है ना। तो यहाँ लंबाई, यहाँ अगर 1 चाहिए तो क्या करें, इधर यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा और यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, तभी तो बराबर में जाके 1 आएगा, है ना। तो हम क्या कहते हैं, अगर लंबाई भी 1 हो, चौड़ाई भी 1 हो और ऊंचाई भी 1 हो तो उसको कहेंगे हम एकांक आयतन, है ना। और एकांक आयतन में जितना करंट इकट्ठा हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला, अच्छा एक बात हो रहा है भाई, आयतन नहीं, यहाँ तो सॉरी, अक्षेत्रफल लेना है। क्या लेना है, अक्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई आएगी बस, है ना। एकांक अक्षेत्रफल में उपस्थित, है ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J बराबर I/A, I/A। J क्या है, धारा घनत्व, है ना। I क्या है, हमारा करंट, A क्या है, क्षेत्रफल, है ना। मतलब कितने क्षेत्रफल में कितना करंट इकट्ठा हुआ है,
उसको क्या कहते हैं, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो क्या निकलता है, धारा घनत्व निकलता है। बताओ सेकंड टॉपिक समझ आया या नहीं, है ना। मात्रक निकाल लो, कितना, एक तो निकल जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, निकल गया यहाँ से। आई मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, नीचे है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल का मात्रक, है ना, ये निकल जाएगा ना। अगर हमें विमा भी निकालनी हो, विमा भी निकाल लो। ऊपर आई है, एम्पियर की विमा कितनी आएगी बताओ, ए ही आएगी ना। नीचे देखो कौन है, ए मतलब अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल किसको कहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई को, है ना, है ना। अब अक्षेत्रफल की विमा आपको पता है पहले से कितनी आती है, L2 आती है या L स्क्वायर आती है ना। क्यों, क्योंकि इसका मात्रक है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई की विमा भी L होगी, चौड़ाई की विमा भी कितनी, L ही होगी। तो L और L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अपोन में कौन आ जाएगा, L स्क्वायर, उधर जाए ऊपर भेज देंगे इसको नीचे से, तो कितना आ जाएगा, A L2 था, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये निकल गया मात्रक और विमा। बताओ इसमें दिक्कत कुछ। अब आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, यादृच्छिक गति। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, सारी इकट्ठे ही बता देता हूँ पहले। यादृच्छिक गति इंग्लिश में बोलते हैं यादृच्छिक वर्ड बहुत अजीब सा लग रहा होगा, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम, रैंडम नाम सुना पहले कभी, है ना। रैंडम मतलब होता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, उसको रैंडम कहते हैं, है ना। जैसे मान लो, है ना, हमारे पास कुछ कॉपी हैं, ऊपर नीचे ऐसे लाइन, ये किताबें हैं ऊपर नीचे लाइन से रखी है ना। तुमने क्या काम किया, ये किसी ने भी क्या काम किया है ना, आंखें बंद की, बीच में से कोई भी किताब निकाल ली, पता नहीं कौन सी निकलेगी, उसको रैंडम कहते हैं, यादृच्छिक। आई समझ में बात, है ना। जिसके बारे में कोई पूरी हमें पहले जानकारी नहीं है ना, उसको रैंडम कहते हैं, है ना। यादृच्छिक गति क्या होती है ना, जो हमारे कोई भी अगर हमारे पास चालक होगा, चालक किसको कहते हैं भाई, जिसके अंदर करंट प्रवाहित हो सकता हो, है ना। तो अगर कोई भी हमारे पास चालक हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे तभी तो वो चालक है, अगर इलेक्ट्रॉन ना होते तो यह चालक ना होता, है ना। तो ये क्या है, कोई भी चालक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा एक बात और है, अगर मान लो कोई चालक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन मैंने कहा बह रहे हैं इस दिशा में, मैंने ये नहीं कहा इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं कौन सी दिशा में, इस दिशा में, है ना। तो हमारा जो करंट होगा ना वो आएगा इस दिशा में। धारा की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन से कैसे होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से कैसे होते हैं, उल्टी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे तो करंट इधर चलेगा, है ना। तो यहाँ पे यादृच्छिक गति क्या होती है ना, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका हमें पता नहीं कौन सी दिशा में गति कर रहा, सारे के सारे जो होते हैं अपनी अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं। सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं, हमें नहीं पता कहाँ गति कर रहे हैं ना, कब, लेकिन कब, जब तक इसको वोल्टेज की सप्लाई पीछे से नहीं मिल रही, जब तक हमने इसको बिजली से कनेक्ट नहीं कर रखा। जैसे बिजली से कनेक्ट करेंगे तो एक ही लाइन में भागेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम स्कूल में चलते हो, है ना। और जैसे ही स्कूल से बाहर निकलोगे तो तुम भी यादृच्छिक गति करोगे, है ना। कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई रास्ते में खड़ा है ना, कोई ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, कोई कम स्पीड, इसी तरह ये करते हैं, है ना। इनमें भी क्या है, सेम चीज़ है ना। यादृच्छिक गति में क्या होगा हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं, पता ही नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं, है ना, वो होती है हमारी यादृच्छिक गति। दूसरा टॉपिक, सॉरी चौथा है वैसे तो यार, तीसरा चौथा टॉपिक, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अनुगमन वेग होता क्या है ना, जो कोई भी चालक होते हैं उसके अंदर एक बात तो है क्या, इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, ये बात तो फिक्स है,
है ना। तो चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, जब उनको हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र मतलब जो उनको करंट में रखा जाता है ना, करंट मतलब उसके अंदर हमने क्या किया, टच कराया उसको, किससे, वोल्टेज से, है ना। तो उसके अंदर धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी, इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहे थे तो धारा इधर जाएगी, ऐसे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब धारा बहनी शुरू हो जाएगी। अनुगमन वेग क्या है ना, अगर इसमें हमने वोल्टेज नहीं लगाया, मान लो अब तक हमने इसको सप्लाई नहीं दिया, तो क्या हो रहा था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे। बिल्कुल ऐसे हमें करंट तो नहीं लगता ना इससे, क्यों, क्योंकि सारे अपनी अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर, लेकिन हम ये कर देते हैं कि इसको वोल्टेज से जोड़ देते हैं। वोल्टेज से जोड़ने का मतलब उसको लाइट से जोड़ दिया, वायर को या किसी भी वस्तु को, है ना, जिसमें करंट आता हो, ऐसी वस्तु को। तो अब बताओ क्या होगा, अब हमें उससे करंट लगेगा या नहीं लगेगा। पहले तो नहीं लग रहा था जब हम उसको टच कर रहे थे, क्या अब लगेगा उससे, है ना। मान लो ताला ही था, मान लो, है ना, अब अभी तो हमें करंट नहीं लग रहा इससे, है ना। लेकिन अगर हम इसको वहाँ बिजली से जोड़ दें, लाइट से जोड़ दें, तो क्या हमें करंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी जो इसके इलेक्ट्रॉन थे बिना बिजली से जोड़े, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर, इधर 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 चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन जैसे हम इसको बिजली से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में, मान लो यहाँ पे टच कराया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भाग रहे हैं, सारे इधर जा रहे हैं, सारे इधर जा रहे हैं ना, ये सारे इधर, सारे के सारे एक ही दिशा में जा रहे हैं ना। और जब सारे के सारे एक ही दिशा में जाएंगे तो हमें करंट का झटका ज़्यादा तेज़ लगेगा, है ना। इसलिए कहते हैं एकता में बल है। हाँ, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ना। एक जब तक, है ना, सारे के सारे इधर उधर भाग रहे थे, है ना, तो करंट नहीं लग रहा था। अब सारे एक ही दिशा में चलेंगे तो लगेगा ही, है ना। तो जब हम किसी भी चालक को किसमें, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या उस पर वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, है ना, तो सारे के सारे उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पहले अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे थे, कोई इधर चल रहा था, कोई इधर चल रहा था, है ना, जो पहले अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे थे, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, है ना। और हमारी जो धारा है वो बन जाती है ना। लेकिन ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये पहले तो अलग अलग स्पीड से चल रहे थे, लेकिन बाद में, है ना, इनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाद में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन, है ना, ये इनकी स्पीड कम तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, स्पीड कम होने से एक नियत वेग से गति करते हैं। कैसे वेग से, नियत वेग से, मतलब सबकी स्पीड फिक्स होगी, सारे एक ही स्पीड से गति करेंगे। पहले सारे अलग अलग स्पीड से कर रहे थे, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, सारे के सारे की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी, है ना, है ना। भाई मान लो, है ना, पहले क्या हो रहा था, पहले इसकी ज़्यादा होगी तो उसकी कम होगी। अब हमने वोल्टेज लगाया तो वोल्टेज सबको बराबर रूप से आगे की तरफ धकेल रहा है ना, और बराबर रूप से धकेल रहा है तो हमारा जो वेग होगा वो कैसा होगा, नियत होगा, है ना। क्या टाइम हो गया, बहुत टाइम है अभी तो। क्या फ्लैशलाइट और नहीं, कल कोई ऊपर वाली जलेगी फ्लैशलाइट में तो भी सही जगह पे सारे जला लेंगे नहीं, है ना। तो देखो बात समझ आई ना, है ना। क्या होता है, यादृच्छिक गति समझ आई, सारे के सारे अलग अलग अपनी दिशा में गति कर रहे हैं, वो क्या है, यादृच्छिक गति है। एक है हमारे पास अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या है, जब तक इसमें हमने वोल्टेज की सप्लाई नहीं दी तब तक तो अलग अलग डायरेक्शन में गति कर रहे थे सारे। जैसे हमने वोल्टेज की सप्लाई दी तो सारे के सारे एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, और प्लस सबसे खास बात, एक नियत वेग से गति कर रहे हैं, सबकी स्पीड सेम है। तो ये वाली जो गति होती है ना, ये वाला जो वेग होता है, वोल्टेज से टच कराने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से गति करेंगे उसको अनुगमन वेग कहते हैं। समझ आई बात, है ना। अनुगमन वेग को देखो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इसको प्रदर्शित किया जाता है VD से। किससे, VD, V मतलब वेलोसिटी और D मतलब ड्रिफ्ट, इसलिए इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रांतिकाल समझते हैं या पहले माध्यम मुक्त पथ समझते हैं।
माध्य मुक्त पथ ही समझते हैं पहले, है ना। देखो माध्य मुक्त पथ बहुत आसान। बोर होगी क्या? अब तो पंखा भी चल रहा है। अब बताओ इसमें मैं कैसे ठंडा करूँ उसको? भाई पंखे की हवा को तो ठंडा नहीं कर सकते, हो तो गर्म ही रहेगी। थोड़ा सा रेस्ट। अरे क्या करेगा रेस्ट लेके। देखो माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ध्यान से, बिल्कुल आसान टॉपिक है, इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत मजा आएगा। देखो है ना, माध्य मुक्त पथ है ना, कोई भी चालक है हमारे पास, माध्य किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मीन। किसको बोलते हैं? मीन, मतलब माध्य होता है ना। तो माध्य मुक्त पथ क्या है कि सारे के सारे मान लो, माध्य मतलब होता है औसत, है ना। अब मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे में, कितने इलेक्ट्रॉन ले लो आप चाहे, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को जाके टक्कर मारी। टक्कर तो आपस में मारेंगे, क्यों? क्योंकि अच्छा एक बात है ना, जो 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? 1 मीटर क्यूब आयतन में। अगर कोई चालक है हमारे पास, चालक मतलब जिसमें करंट प्रवाहित होता हो, तो अगर हम उसकी चालक कितना बढ़ा लें, क्या उसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो और ऊंचाई 1 मीटर हो। लंबा अगर कोई ऐसा चालक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर हो, मतलब उसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब है एक के आगे 29 जीरो लगाओ, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, है ना। तो चालकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, अब तुम्हें एक बात है ना, हमें करंट चालकों से ही क्यों लगता है? अचालकों से क्यों नहीं लगता है? चालक मतलब क्या? लकड़ी, प्लास्टिक, ये चीज़ है ना। इनसे करंट क्यों नहीं लग रहा? लोहे से, तांबे से, एल्यूमिनियम से, चांदी से, इनसे ही क्यों लग रहा? चांदी में करंट आता है, चांदी में, सिल्वर में। चांदी फिलहाल दुनिया की सबसे तेज ऐसी वस्तु है जिसमें करंट सबसे ज़्यादा आता है। चांदी में सबसे तेज करंट आता है ना, कॉपर से भी ज़्यादा, तांबे से भी ज़्यादा करंट आता है किसमें? चांदी में, है ना। तो अगर आ जाता है एक नंबर का बहुविकल्प में क्या कि किसी सबसे अच्छे सुचालक का नाम लिखिए, क्या? चांदी, है ना। अब देखो यहाँ पे है ना, चांदी का कहीं से ले लो आप, सोनार पे बनवाओ, है ना। हाँ है ना, है ना। हाँ घर पे चांदी के तार इसलिए लगवा सकते हैं क्योंकि महंगे पड़ेंगे वे, है ना। अब देखो भाई है ना, ये हमारे पास है ना आयतन, है ना। 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक चीज और होती है, चलो इसी माध्य मुक्त पथ के बारे में पढ़ते हैं। माध्य मुक्त पथ क्या था अभी देखा हमने। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था दिमाग में, पूछ रहा था लेकिन बीच में गायब हो गया था वगैरह ना। हमें करंट चालकों से ही क्यों लगता है, चालकों से क्यों नहीं लगता है? तुम्हें भी वस्तुएं, और अभी हमने एक चीज़ पढ़ी क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रत्येक वस्तु के अंदर होते हैं, जिसके अंदर द्रव्यमान है, जिसके अंदर वजन है, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ है, जिसके अंदर द्रव्यमान है उसको पदार्थ कहते हैं, है ना। और जब पदार्थ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारी चीज़ें होंगी। तो हम ये कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन, प्लास्टिक, पदार्थ तो क्या है? प्लास्टिक भी है और लोहा भी है। तो हमें करंट प्लास्टिक से क्यों नहीं लग रहा, लोहे से ही क्यों लग रहा? क्योंकि लोहे के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। 3 चीज़ें होती थी, पढ़ी थी हमने चैप्टर शुरू होते ही। एक था चालक, अचालक और एक था अर्धचालक। चालक किसको कहते हैं? जिसमें धारा आराम से प्रवाहित हो सकती है। अचालक क्या होते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती। अर्धचालक क्या होते हैं? जिसमें चालकों से तो कम होती है और अचालकों से ज़्यादा होती है, बीच में रहता है करंट, है ना।
तो यहाँ पे हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा करंट आता क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। इनके अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, या आप ये कह दो नगण्य होते हैं। नगण्य मतलब बहुत कम होते हैं, ना के बराबर मान लो आप। और इसके अंदर क्या होता है? अर्धचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालकों से तो कैसे होंगे? कम, और अचालकों से कैसे होंगे? ज़्यादा, मतलब मीडियम अवस्था में रहेंगे, है ना। तो इसलिए हमें करंट किससे लगता है? चालक से लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे करंट उतना ही ज़्यादा लगेगा। हम पढ़ रहे थे माध्यम मुक्त पथ। माध्यम मुक्त पथ में इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसीलिए जब देखो अभी पढ़ा था 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? बहुत ज़्यादा, 1 मीटर में। अब जब ये चलेंगे इतने पतले से बारीक, है ना, तार में, रास्ते में जब भी चलेंगे, जब ये रहेंगे, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 मीटर के अंदर? 1 मीटर केवल इतना सा होता है ना, इतना होगा 1 मीटर। अब इतने से के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 10 की पावर 29। कैलकुलेटर में भी नहीं आने का है, मना कर देगा, देख लेना तुम चाहे, आने का ही नहीं। तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो इसके अंदर, है ना, जो जगह होगी, जगह स्पेस तो कम पड़ेगा ही। ऐसे थोड़ी है कि खुले खुले चलेंगे, है ना, फिर भीड़ तो रहेगी ना अंदर चालक के, है ना। जैसे मेले में रहती है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को टक्कर मारते हुए चलेंगे। इसने इसको टक्कर मारी, इसने इसको टक्कर मारी, है ना, मतलब आपस में टक्कर मार रहे हैं। अब लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सच में टक्कर मारेंगे? अभी देखो मैं कंफ्यूज करता हूँ, है ना, तो मैं ऐसा लगता होगा ना। अभी मैंने कहा कि आपस में टक्कर मारते हैं, लेकिन मैं कह रहा क्या ये सच में टक्कर मारते हैं? कॉन्सेप्ट से देखो, मैंने तो कह दिया टक्कर मारते हैं, लेकिन तुम देखो क्या सच में मारते होंगे? नहीं, एक दूसरे को दूर तो भगा रहे हैं, लेकिन टक्कर नहीं मार रहे। टक्कर क्यों? टक्कर मारने का मतलब होता है आपस में टच करेंगे एक दूसरे को, है ना, उसको ही तो कहते हैं टक्कर मारना। लेकिन ये टक्कर तो मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों पे कैसा चार्ज? इस पे भी माइनस है, इसको इस पे भी माइनस है। जैसे ये माइनस इस माइनस वाले के पास पहुंचेगा तो उसको दूर भगाएगा, बल्कि टक्कर नहीं मारने का, टच करने से पहले ये दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षित होता है ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन है तो टच करने से पहले ही दूर भाग जाएंगे, है ना। तो दूर तो जा रहे हैं लेकिन टक्कर नहीं मार रहे हैं, है ना। लेकिन हम कहेंगे फिर भी यही कि टक्कर मार रहे हैं। आई समझ में बात? क्या कहा मैंने, है ना। अब देखो, है ना, तो एक टक्कर इसने इसको मारी, फिर एक टक्कर इसने इसको मारी, है ना। तो किन्हीं भी दो टक्करों के बीच में, है ना, अगर, है ना, इसकी जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों को क्या कर दो? कुछ भी थी, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, बटे में 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 ही तो टक्कर मारी। एक बार इसको 2 टक्कर मारी, क्या कर दो? 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़ के x + y। यहाँ तक की दूरी कितनी थी? यहाँ तक की दूरी कितनी है? दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, क्या निकल जाएगा? माध्य मुक्त पथ निकल जाएगा। माध्य मतलब औसत, है ना। भाई हमारे पास जैसे बिल्कुल ऐसा है, एक बच्चा है, उसके पास 10 रुपये, एक बच्चे को हमने 10 रुपये दिए, ऐसे लो आप, है ना। दूसरे बच्चे को हमने 20 रुपये दिए, तीसरे बच्चे को हमने 0 रुपये दिए, दिया ही नहीं उसको, है ना। एक को पहले वाले को दिए 10, दूसरे वाले को 20, तीसरे वाले को हाथ तो करा लेकिन ख़त्म हो गए। देने के लिए हाथ तो करा था हमने, लेकिन ख़त्म हो गया। 20 पहले वाले को 10। हाँ, है ना। लेकिन अगर हम एक काम करते, हैं ना, देखो अभी तो नहीं मिले ना इनको, लेकिन क्या हम इनको ऐसे कितने कितने रुपए दें कि सबको बराबर मिल जाए? 10 थे तो 20 और 10 कैसे निकलेगा? देखो 10, 20, 0, कितने जने थे यहाँ पे? 3 थे, 3 से भाग करो, 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30, और बटे में 3 कितना है? 10 रुपये। ऐसे निकलता है औसत, है ना। हाँ, अब वापस ले लो, नहीं तो ये फिर बर्फ़ नहीं खा लेगा, गर्मियों का सीजन चल रहा है ना। तो देखो ऐसे निकलता है औसत। औसत क्या? जितनी भी संख्या दे रखी है सबको जोड़ दो और उनको गिन के जितनी संख्या थी उससे ही भाग कर दो। पहले जो संख्या थी उनको जोड़ दो और फिर जितनी संख्या थी 1, 2, 3 सबको गिन के भाग कर दो। क्या निकल गया? औसत।
अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ तो जोड़ दिया और यहाँ 2 लिख दिया, क्या क्यों, ये तो 0 था ही, 0 नहीं मानना इसको, क्योंकि बटे तीसरे में भी एम है ना। तो ये निकलता है औसत, है ना। माध्य मुक्त पद समझ आया, बताओ ये नहीं आया, आया माध्य मतलब औसत मुक्त पथ, है ना। 2 टक्कर मारेंगे, 2 टक्करों के बीच में, है ना, उसकी औसत दूरी कितनी होगी, उसको कहते हैं औसत मुक्त पथ। सेम नेक्स्ट टॉपिक है श्रांति काल, बहुत आसान, आधे मिनट का भी नहीं है, ये तो खत्म हो गया। श्रांति काल, श्रांति काल, श्रांति काल क्या है, इलेक्ट्रॉन थे, आपस में कितनी बार टक्कर मारी, 2 बार, दोनों के बीच में जितना टाइम लगेगा, 2 टक्कर मारी, दोनों टक्करों के बीच में जितना औसत समय लगेगा, मान लो पहले टक्कर में लगी 3 सेकंड, सेकंड नहीं मिली सेकंड, सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मिली का भी आप माइक्रो लिख दो, नैनो लिख दो, बहुत कम होता है टाइम, है ना, इतना टाइम नहीं लगता टक्कर मारने में। क्यों, क्योंकि अगर देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, ध्यान से समझना, देखो मैं कितनी गहराई में समझाता हूँ, है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर मारने में 3 सेकंड लग रहे हैं, 1 मीटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 की पावर 29, कितने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। अब बताओ, है ना, जब 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर मारने में ही इतना टाइम लग रहा है 3 सेकंड, तो 1 मीटर के अंदर कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना। देखो भाई, जब 2 ही इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर मारने में 3 सेकंड ले रहे हैं, अगर हम 3 सेकंड मानते तो 1 मीटर के अंदर कितना टाइम लगेगा, 10 की पावर 29, देखो कैलकुलेट करो कि बहुत टाइम लगेगा, तुम तो मर भी जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जाने के, है ना, टक्कर नहीं मारने के। हाँ? अब हमें तो जो लाइन है ना, वो यहाँ से फतेहपुर में भेजनी, मान लो लाइट भेजनी यहाँ से फतेहपुर में, ये यहाँ से ओलरे में भेजनी, कितने मीटर है, मीटर नहीं है, किलोमीटर है। जब 1 ही मीटर में पूरी ज़िंदगी लग रही थी, है ना, तो फिर इतने किलोमीटर में तो मेरे ख्याल से प्रकाश वर्ष लगेंगे, है ना। तो है ना, तो है ना, इसका मतलब क्या है कि जो टक्कर होती है इनके बीच में बहुत कम टाइम लगता है ना। इसलिए तो आपने यहाँ से स्विच दबाया और वहाँ पहुँच गई बिजली ओलरा में, है ना। अब ऐसे कोई करेगा, है ना, मान लो तुमने कहा है ना क्या कि भाई बिजली की ज़रूरत है ना, और स्विच खोल दे, पहुँची जाएगी 10 मिनट में, जब तक मैं कुछ, है ना, तार जोड़ रहा हाथ से ही, जब तक आवेगी तब तक जोड़ लूँगा। ऐसे थोड़ी होगा, तुरंत आ जाती है ना, इसका मतलब टाइम बहुत कम होता है, बहुत फास्ट गति करती है ना। तो औसत समय जितना लगता है, मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कितना लगा, 3 मिली सेकेंड लगा, मिली सेकेंड, है ना। दूसरी टक्कर में मान लो 1 मिली सेकेंड लगा, तो दोनों, अगर इनका औसत निकालना कैसे निकलेगा, 3 + 1 बटे 2, 2 ही तो टक्कर लगी, है ना, 3 और 1 4, 4 बटे 2, मतलब कितना आएगा, 2, मतलब 2 सेकंड का टाइम लगेगा औसत टाइम एक टक्कर मारने में, उसी को श्रांति काल कहते हैं। 2 टक्करों के बीच में औसत टाइम कितना लगेगा, उसको श्रांति काल कहते हैं। हो गया, और टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा, सारे पढ़ लिए, देखो हमने, है ना, ये हमने सारे पढ़ लिए। हाँ तो जाओ फिर, है ना। अब बताओ, थोड़ा सा कुछ समझ आया नहीं आया, आया, वैसे मैंने कोशिश करी, देखो, है ना, पूरी डिटेल में पढ़ाने की, है ना। हाँ चलो, बाकी कल पढ़ेंगे फिर।